लोग झारखंड से लेकर बेंगलोर तक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनभावना को दिखाना चाह रहे हैं। जब आप दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहाँ ना कवरेजिंग मिलता है, ना कोई भी सोशल इश्यूज रहता है, वो आपके पास सामने आता है। हाँ, बेंगलोर में जा करके इतने बाहर सारे मजदूर एकजुट हुए हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का परेशानी होता है क्या? वहाँ पे आप लोग बाहर में काम करते हैं तो छोटा बड़ा परेशानी होता ही रहता है, कभी कभी जैसे उसको झेलना पड़ता है। कहीं मार्केट गए हैं, कुछ लफड़ा होता है लोकल आदमी से। कि ये सिलिकॉन वैली है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गूगल के, फेसबुक के, यूट्यूब के बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसको कहीं ना कहीं टेक्निकल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य झारखंड में भी टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की कंपनियाँ हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों कंपनियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा रोज़गार नहीं मिल पाता। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? देख, यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिला और वो कहीं ना कहीं बेंगलोर जैसा शहर में जाके जॉब कर रहे हैं। बाकी तमाम दल के नेता जाते हैं, प्रवासी मजदूर से मिल करके आते हैं, उनको आश्वासन भी देते हैं कि आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं, सत्ता का चाशनी चाटने में मस्त हो जाते हैं। वो ये आंदोलन भाषा से शुरुआत हुआ था, वहाँ पे भाषा का बैरियर वगैरह कुछ दिख पाता है क्या? अलग राज्य में जाते हैं तो भाषा का प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, होता है। वहाँ के लोग अपने भाषा में बात करते हैं, हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो बोलता है हम लोग नहीं जानते हैं या कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे बोलते हैं। अभी ट्रेन में अभी बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं सभी लोग, कोई अपना कन्नड़ बोल रहा है तो कोई बंगाली बोल रहा है तो कोई उड़िया बोल रहा है, सब अपना अपना भाषा बोल रहा है, लेकिन झारखंड का भाषा क्या है? झारखंड का भाषा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जोहार, नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ ट्रेन में। अभी हम लोग ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं बेंगलोर। हम लोग एक जनसभा को अटेंड करने जा रहे हैं जहाँ पे टाइगर जयराम महतो का जेबीकेएसएस का जो टीम है वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए है। हमारे साथ में देख सकते हैं, हमारे साथ में गोड्डा से है गुड्डू महतो और हमारे साथ में क्रांतिकारी छात्र नेता रविंद्र महतो और साथ में हमारे साथ और भी पैसेंजर है। ये भी चाईबासा के हैं, जमशेदपुर के ही हैं, जो हमारे साथ में जा रहे हैं। इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है रविंद्र जी आपका हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है और आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको स्वागत है आपके चैनल में। टाइगर जयराम महतो का 5 तारीख को ऐतिहासिक जनसभा होने वाला है बेंगलोर की धरती पे। वो झारखंड के नेता है लेकिन बेंगलोर में बड़ी जनसभा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, टाइगर जयराम दा एक विचारधारा है जो पूरे राज्य के साथ साथ पूरे भारत के सभी बड़े बड़े शहरों में उनका महासभा चल रहा है। बेंगलोर जैसा जो बड़ी आबादी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है, आईटी हब बोला जाता है, वहाँ पे कहीं न कहीं झारखंड के प्रवासी मजदूर वहाँ पे जॉब करने गए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि झारखंड जैसा राज्य में भी इंडस्ट्रियल हब होते हुए यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिला और वो कहीं ना कहीं बेंगलोर जैसा शहर में जाके जॉब कर रहे हैं। तो बाहर अपने लोगों से मिल के आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या आगे कुछ बदलाव के बारे में क्या सोचेंगे? देखिए, बदलाव तो चाहिए। अगर आपको अपने राज्य में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले आपकी अपनी रीति रिवाज और भाषा हो, और चाहे जो भी चीज़ हो, इंडस्ट्रियल हब हो, तो वहाँ ये सबको बचा के रखना होगा। कहीं ना कहीं हमारे राज्य में सभी चीज़ों को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि प्राइवेट के साथ साथ में सरकारी नौकरियों को भी बेचा जा रहा है। तो बदलाव चाहिए हम लोग को 2024 में। और हमारे जो जयराम दा हैं उनका अच्छा एक विचारधारा है, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने के साथ साथ अपने हक और अधिकार कैसे लड़ के लिया जाना चाहिए वो सभी बातों पर विशेष चर्चा करते हैं। 4 घंटा 5 घंटा पूरा भाषण देते हैं। देखिए, बेंगलुरु कहा जाता है कि ये सिलिकॉन वैली है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गूगल के, फेसबुक के, यूट्यूब के बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसको कहीं ना कहीं टेक्निकल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य झारखंड में भी टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की कंपनियाँ हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों कंपनियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा रोज़गार नहीं मिल पाता। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे तो वही बोल रहे हैं ना कि हमारे राज्य के लोगों को अपना हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारा स्थानीय नियोजन नीति है वो नहीं लागू होने के कारण वहाँ के जो लोग हैं या जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। प्रवासी मजदूर भी हैं, वो बाहर जा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि स्थानीय नियोजन नीति पर परिभाषित नहीं है और ना ही लागू हुआ है। झारखंड राज्य 23 साल होते हुए यहाँ के जितने भी नेता बने, मंत्री बने, जो जब स्थानीय नियोजन नीति लागू ही नहीं रहेगा तो क्या वहाँ के लोगों को जॉब मिल पाएगा? जिसके कारण हमेशा आप देख सकते हैं चारों तरफ कोई झारखंड के हैं, कोई उड़ीसा के हैं या कोई दूसरे राज्य के हैं, सब जा रहे हैं प्रवासी मजदूर बाहर कमाने के लिए। तो हमारा सबसे पहला मकसद यही है कि स्थानीय नियोजन नीति लागू होना चाहिए झारखंड राज्य में, ताकि झारखंड के लोगों को झारखंड में ही नौकरी मिल सके। हमारे साथ में एक गुड्डू कुमार महतो जी है, ये भी बेंगलोर में 10-12 साल से विगत काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। आप अभी अपने गोड्डा से होकर के अपने अभी बेंगलोर जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? काम करने के लिए। काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है कि आप लोग अपना सोना ऐसा झारखंड छोड़ के आप दूसरे बेंगलोर शहर जा रहे हैं? ये सबसे पहले हम लोग का झारखंड में एजुकेशन नहीं है,
पढ़ाई हाँ, पढ़ाई नहीं है इसके लिए। तो क्या लगता है वहाँ पे कितने मजदूर वहाँ पे काम करते हैं बेंगलोर जैसे शहर में? हज़ारों मजदूर हैं अभी। झारखंड सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वहाँ के मजदूर के लिए क्या किया जाए? झारखंड में पहले नियोजन नीति लागू किया जाए, भाषा, कल्चर। तो आप लोग वहाँ पे जो एकजुट हुए हैं बेंगलोर में जा करके, इतने बाहर सारे मजदूर एकजुट हुए हैं, तो वहाँ पे किसी प्रकार का परेशानी या झारखंड के लोगों के साथ में शोषित कुछ टाइप का प्रॉब्लम होता है क्या वहाँ पे आप लोग बाहर में काम करते हैं तो? छोटा बड़ा परेशानी होता ही रहता है, कभी कभी जैसे उसको झेलना पड़ता है। कहीं मार्केट गए हैं, कुछ लफड़ा होता है लोकल आदमी से। अच्छा, ये आंदोलन भाषा से शुरुआत हुआ था, वहाँ पे भाषा का बैरियर वगैरह कुछ दिख पाता है क्या? अलग राज्य में जाते हैं तो भाषा का प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ होता है। वहाँ के लोग अपने भाषा में बात करते हैं। हम लोग जब कुछ बोलते हैं तो बोलता है आप लोग नहीं जानते हैं या कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे बोलते हैं। आप अपने राज्य झारखंड में अपना भाषा बोलते हैं कि नहीं बोलते उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन दूसरे राज्य जाते हैं तो उसका भाषा सीख जाते हैं, ठीक है। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले अपना भाषा की बात करें सब कोई, जितना भी झारखंड का युवा है जो बाहर में काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर, वो भी। अब रविंदर जी भाषा के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार कि यहाँ पे अभी ट्रेन में अभी बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं सभी लोग, कोई अपना कन्नड़ बोल रहा है तो कोई बंगाली बोल रहा है तो कोई उड़िया बोल रहा है, सब अपना अपना भाषा बोल रहा है, लेकिन झारखंड का भाषा क्या है? झारखंड का भाषा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, झारखंड की जो भाषा है मूल रूप से वहाँ पे नागपुरी हो, पंच परगनिया और बहुत सारे भाषाएं हैं जो बोली जाती है। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहला प्राथमिकता मिलता है भाषा को। अब हम लोग जैसे आ रहे हैं वहाँ जमशेदपुर से जैसे ही हम लोग ट्रेन पे आए तो बहुत सारे लोग हो भाषा में बोल रहे थे, यानी कि वो अपना पहचान दे रहे थे झारखंडी का। उसके बाद जब हम लोग आए उड़ीसा में तो उड़ीसा में आने के बाद सब उड़िया में बात कर रहे थे। उड़िया में आने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं इधर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे सब कन्नड़ में बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भाषा का महत्व है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग आए उड़िया में आए, उड़ीसा स्टेट में जब आए तो वहाँ पे स्टेशन में भी लिखा हुआ था उड़िया लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिखा हुआ था, इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में बस केवल हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ है, जबकि झारखंड का जो हमारा भाषा है, चाहे मुंडारी की बात करते हैं या हो की बात करते हैं या पंच परगनिया की बात करते हैं या नागपुरी की बात करते हैं, उस भाषा में मेंशन नहीं है और वहाँ पे जाते हैं तो हिंदी में बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के जितने भी जो झारखंड राज्य को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छल कपट करते हुए आ रहे हैं और छल कपट ये होने वाला नहीं है। और हम लोग जो है जेबी केसेस का ही सदस्य हैं और जेबी केसेस ये सभी पे हमेशा भाषा आंदोलन हो या स्थानीय नियोजन नीति की बात हो या विस्थापन नियोजन नीति की बात हो, उसको लेके आगे बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में हमारी सरकार अवश्य बनेगी, यानी टाइगर जयराम दास की सरकार हमेशा बनेगी। क्या लगता है कि झारखंड के बाहर आप लोग सभा करके आप लोग कुछ पर्सनली मतलब पार्टी को कुछ बेनिफिट मिलेगा जो आप लोग नया पार्टी बनाए हैं? पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं आपको दूसरे राज्य में बुलाया जा रहा है महाधिवेशन के लिए, तो उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। वो इलेक्शन 2024 में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी पार्टी हम लोग के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, किसी को कुछ नहीं होने वाला है, बस एक ही पार्टी चलेगी, जेबी केसेस की। बाकी झारखंड के तमाम युवा छात्र को क्या कहेंगे अंत में? देखिए, तमाम जितने भी छात्र युवा हैं वो सबको यही बोलना चाहेंगे कि देखिए, हमारा राज्य तो कहीं ना कहीं अलग हो चुका है और हमको अपना हक और अधिकार नहीं मिला, इसीलिए आप लोग को सबको बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। केवल पढ़ाई लिखाई करने से ही सब कुछ मिल नहीं जाता है, हक और अधिकार लेना पड़ता है और कहीं ना इसको छीन के भी लेना पड़ता है। जोहार। आज हमारे साथ में साथी पत्रकार पलटू महतो यूट्यूबर है, इनसे जानेंगे कि ये जयराम महतो का जनसभा को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। बेंगलोर से लेकर रांची तक की दूरी 1800 किलोमीटर है, 2 दिन लगता है ट्रैवल करने में। 1800 किलोमीटर की दूरी ये ट्रैवल करके क्यों जा रहे हैं बेंगलोर कवरेज करने के लिए? क्या झारखंडियत मुद्दे को लेकर के इनका सिंपैथी है, क्या आइडिया ऑफ झारखंड है? इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। और आपने देखा ही होगा तमाम पहले के वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि पलटू महतो जो होते हैं हमेशा झारखंड के मुद्दों को लेकर के हमेशा मुखर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, चाहे किसी प्रकार का झारखंड के हित में जो आंदोलन होता है उसमें अपना सहयोग देते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो सबसे पहले पलटू जी, मेरा स्वागत है आपका। जी, जोहार जोहार जोहार। क्या कहना चाहेंगे आप? 1800 किलोमीटर का दूरी ट्रैवल करके, 2 दिन ट्रैवल करके, रात दिन जग के आप जा रहे हैं जयराम महतो का सभा को कवरेज करने के लिए। क्या देख पाते हैं जयराम महतो में? जी, जयराम दास झारखंड का एक उभरता हुआ छात्र नेता से लेकर अभी राजनेता बनने जा रहे हैं।
तो हम लोग का जो प्रवासी मजदूर है उनका दर्द बहुत सारा है, वो सबको दिख नहीं पाता है। अगर कहीं भी आप दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहाँ ना कवरेजिंग मिलता है, ना कोई भी सोशल इशूज़ रहता है वो आपके पास सामने आता है। तो हम लोग का मेन मोटो ये है कि हम लोग झारखंड से लेकर बेंगलोर तक जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनभावना को दिखाना चाह रहे हैं। झारखंड की ज्वलंत मुद्दे जो है वो टूट कर वहाँ तक गया है। तो क्या कारण रहेगा कि झारखंड में इतना बड़ा खनिज संपदा का राज्य है यार, वहाँ इतना बड़ा राज्य से जाकर आप दूसरे जगह काम करें तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट रीज़न होगा। तो वही चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं कि झारखंड से जब पलायन कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। और जब जनसभा अभी टाइगर जयराम महतो का वहाँ पे होने वाला है, यानी कि जो अभी सभा अटेंड होगा कल ही का दिन में, तो उसमें क्या कुछ बातों को रखा जाएगा कि जिन जिन मुद्दों के साथ जयराम महतो अपने बाखिरी से मुखरता से जवाब देने का काम करते हैं, वही चीज़ प्रवासी मजदूर चाहे तो इंजीनियर्स हो चाहे कोई भी पोस्ट में गए होंगे तो उस चीज़ को देखना चाहते हैं और झारखंडियों के साथ तुलना करना चाहते हैं कि अगर झारखंड में इतना संपदा होने के बाद भी अगर बाहर काम करने जाए तो रीज़न क्या है। बस रीज़न ढूंढने जा रहे हैं। रीजन ढूंढने जा रहे हैं, सही क्या आपने। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि सभी मजदूर चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी भी जाते हैं, रघुवर दास भी जाते हैं, बाकी तमाम दल के नेता जाते हैं, प्रवासी मजदूर से मिल करके आते हैं, उनको आश्वासन भी देते हैं कि आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में बैठ जाते हैं, सत्ता का चाशनी चाटने में मस्त हो जाते हैं, वो देखते नहीं है। क्या लोग में जयराम महतो में ऐसा क्या खास चीज़ है कि लोग उस पर भरोसा करेंगे और वो जब आएंगे अपने सत्ता में काबिज होंगे तो वो बदलेंगे नहीं? कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों के साथ दोहरी राजनीति अपनाई जाती है और ये देखने को तमाम जगह मिलता है। तो टाइगर जयराम महतो और अन्य जो नेता हैं, मैं उनका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जयराम महतो एक ऐसे शख्स हैं जिनका बातों में दम है। कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को मुखरता से वो बोलते हैं। किसी का जैसे कि कहीं पे कोई इशू आ जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में वो सक्षम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा हवा में बात करने लगते हैं, वहाँ तक एंडिंग पॉइंट तक ले जाने में वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें युवाओं ने और झारखंड के लोगों ने वो विश्वास देखा होगा जो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए सपोर्ट करें, साथ दे रहे हैं। आप एक युवा पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि झारखंड में अभी तक जो भी आंदोलन हुआ है, हमेशा जहाँ पे जयराम महतो की सभा होता है वहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 लाखों का भीड़ जुटता है। लेकिन आज तक कोई सोशल मीडिया कवरेज नहीं मिला, कोई बड़ा समाचार पत्र में उनका हेडलाइन में जगह नहीं मिला है। किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, कोई भी अगर झारखंड में नेशनल मीडिया भी है, काम करती हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कवरेजिंग नहीं मिला है। लेकिन जब वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर में उनको नेशनल मीडिया कवरेजिंग होना चाहिए था। लेकिन हो सके कि नेशनल मीडिया इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा होगा, तभी जाके कवरेजिंग नहीं मिला होगा। लेकिन आगे जाकर इसको जब एक छोटे स्तर का मीडिया जब बात को रख सकता है तो नेशनल मीडिया भी रखेगा, बाकी टाइम लगेगा। बाकी झारखंड में भी कुछ इलाकों में अभी तक इसका असर नहीं पहुंच पाया है, तो ये 24 तक आते आते आपको इसको कहां तक देखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग जिस तरह से ग्राउंड पे देखने को मिलता है, ग्राउंड पे जाते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं जैसे पलामू साइड में इसका उतना ज़्यादा पकड़ नहीं था, लेकिन अभी पकड़ बन रहा है। हर एक जगह से जेबीकेएस का कुछ ना कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं कि जयराम महतो का आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम अपना साथ देंगे। तो वही कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2024 तक आते आते सब जगह पर फुलफिल हो जाएगा। बाकी झारखंड के युवा और बाहर में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनका दर्द बड़ा है? नहीं, युवाओं का कहना है कि झारखंड में बदलाव होगा और प्रवासी मजदूर का भी कहना है कि बदलाव होगा। तो बदलाव अगर दोनों साथ मिलकर नहीं देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड 23 साल में कुछ नहीं हो पाया है। अगर इस आंदोलन के दौरान भी कुछ नहीं हुआ तो समझ जाइए आगे कुछ नहीं होने वाला। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।